बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और देश में लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं पा रही है, कांग्रेस के पास में नेता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी को करोड़ों रुपए मिले हैं, इस बात की चर्चा कहीं नहीं होती है। और इस बात की चर्चा जब संसद में हुई तो सामने जेपी नड्डा बैठे हुए थे और पूरे 15 मिनट तक जब ये पूरा चिट्ठा संसद में खोला जा रहा था, पूरे 15 मिनट तक जेपी नड्डा मानो होठ सील करके बैठ गए। एक बार एक सेकंड के लिए विरोध नहीं जता पाए। और बड़ी बात यह है कि कैमरा जेपी नड्डा पर भी नहीं गया। अब आप कहेंगे कि करोड़ों रुपए बीजेपी के पास में है तो जो सरकार होती है उसके पास में तो पैसा होता ही है, ये सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस जब सरकार में थी उस वक्त में बीजेपी के पास कितना पैसा था, और जब आज बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस के पास में कितना पैसा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप तुक्का लगाइए, आप बताइए जरा कि ये कितना जो है वो पैसा होगा, कांग्रेस के पास में कितना होगा और बीजेपी के पास में कितना होगा। जरा तुक्का लगाइए। आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। जरा लगा लीजिए आप तुक्का, मैं अगले 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। तुक्का लगा करके देख लीजिए आप कि कितना पैसा होगा। मैं कहता हूं कि आपका तुक्का फेल हो जाएगा। आज की तारीख में कांग्रेस के पास में मात्र 1%, सिर्फ 1% पैसा है, बीजेपी के पास में 99% पैसा है। और जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त में जो रेशो था वो 60 और 40 का था। यानी कांग्रेस के पास में 60% पैसा था और बीजेपी के पास में 40% पैसा था। तो 60 और 40 पर तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन 99 और 1 पर क्या लड़ाई हो सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह वाकई ऐसा सवाल है जो मौजूदा वक्त में एक कड़वा सच वो बताता है। आज की तारीख में कोई कितना भी ईमानदार नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो नेता नहीं जीत सकता है। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर ने एक से बड़े एक धुरंधर नेताओं को चुनाव लड़वाया, लेकिन एक चुनाव नहीं जीत पाया। क्या कोई ईमानदार नहीं था? बताइए आप जरा। प्रशांत किशोर नई राजनीति की बात कर रहे थे, 3.5 साल तक बिहार में घूमे, सब कुछ किया, लेकिन सच्चाई है कि पैसा भी तो बहुत बड़ी चीज है। बीजेपी के पास में आज की तारीख में 99% पैसा है और कांग्रेस के पास में सिर्फ 1% पैसा है, सिर्फ 1%। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स ने 2024 के चुनाव से पहले, और ये सारी बातें संसद में कही गई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कोई किताब की बात, कोई अखबार की बात या कोई पत्रकार की बात नहीं कह रहा हूं। जेपी नड्डा के सामने सारी बातें कही गई और जेपी नड्डा होठ सील करके बैठ गए। कुछ नहीं कह पाए कि साहब ये गलत जानकारी है, नहीं कह पाए। तो इसका मतलब यही तो सच है और यही सच है। देखिए जरा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त में कितना पैसा था। 2004 के अंदर, 2004 में कांग्रेस की जिस वक्त में सरकार नहीं बनी थी, बनने वाली थी, बीजेपी उस वक्त में सरकार में थी, उस वक्त में कांग्रेस के पास में 38 करोड़ रुपए थे, बीजेपी के पास में 88 करोड़ रुपए थे। यह लोकतंत्र की तासीर को भी बताता है। यह जो खबर है वो बताती है कि हमारा देश का लोकतंत्र वो ऐसा ही रहा है। आज जब बीजेपी की सरकार है और पहले जब बीजेपी की सरकार थी, उन बीजेपी की सरकारों में भी अंतर था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इस तरीके से मोनोपोली नहीं थी जो आज नरेंद्र मोदी के राज में हो गई। 38 करोड़ रुपए उस वक्त में 2004 में कांग्रेस भले ही विपक्ष में थी, लेकिन 38 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास में थे और बीजेपी के पास में 88 करोड़ रुपए थे। 2009 में यह रेशो उल्टा हो जाता है क्योंकि बीजेपी विपक्ष में चली गई थी और कांग्रेस सरकार में थी। 2009 के अंदर कांग्रेस के पास में 21 करोड़ रुपए थे, 221 करोड़ रुपए, और बीजेपी के पास में 150 करोड़ रुपए थे। अगर इसको आप रेशो के हिसाब से बात करें तो 60% पैसा वो कांग्रेस के पास में था और 40% पैसा बीजेपी के पास में था। 2019 के अंदर, 2019 में, माफ कीजिए उससे पहले 2014 में कांग्रेस के पास में 390 करोड़ रुपए था, कांग्रेस सरकार में थी, और बीजेपी के पास में 395 करोड़ रुपए था। यानी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन 2019 के आते आते ये एकदम से बदल गया। कांग्रेस के पास में 315 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ बीजेपी के पास में 3562 करोड़ रुपए।
जरा देख लीजिए, 2009 में जो कांग्रेस 221 पर थी वो सिर्फ 315 पर ही पहुंच पाई। 221 से 10 साल के अंदर कांग्रेस जो है वो 315 पर ही पहुंच पाई, जबकि बीजेपी वो 150 से 3,562 करोड़ पर पहुंच गई 10 साल के अंदर। इतना बदलाव, और सत्ता सिर्फ 5 साल की थी। 2014 में ही तो सत्ता में आए थे और 2019 में 5 साल की सत्ता में इतना बदलाव कर दिया। इसके बाद में 2024 में कांग्रेस जो 315 करोड़ पर थी वो घट करके 133 करोड़ पर आ गई, यानी कांग्रेस के बढ़ने की बजाय 182 करोड़ रुपए, तकरीबन 200 करोड़ रुपए कम हो गए, और कांग्रेस बीजेपी के हो गए 10,107 करोड़ रुपए। ये 2019 में जो पैसा था 315 और 3,562 करोड़ रुपए, जब रेशो था 92% बीजेपी के पास में पैसा था और 8% पैसा वो कांग्रेस के पास में था। लेकिन जब 2014 में इनके पास में 10,107 करोड़ रुपए हुआ और कांग्रेस के पास में 133 करोड़ रुपए हुआ, तो रेशो पूरी तरह से बदल गया, खत्म हो गया। यूं कहिए आप, कांग्रेस के पास में 1% सिर्फ, और बीजेपी के पास में 99%। कितनी बड़ी बात है ये। क्या कहीं कोई मुकाबला हो सकता है क्या? किसी दंगल में आप देखें कि एक आदमी, एक पहलवान जिसका वजन है 99 किलो और एक पहलवान है जिसका वजन है सिर्फ 1 किलो, कोई मुकाबला हो सकता है क्या? कोई मुकाबला ही नहीं है। 99 किलो वाला आदमी फूंक से उड़ा करके फेंक देगा। आप उठाइए मुद्दे, ये वो फला फला, कुछ भी उठाते रहिए आप, लेकिन वो आदमी उठा करके फेंक देगा। जेपी नड्डा सामने बैठे हुए थे, आप जरा सुनिए, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने ये बात कही है। और जब वो बात ये कह रहे थे तो बीच में आप गौर से सुनिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए, कैमरा उधर जा नहीं रहा जेपी नड्डा पर, एक बार भी कैमरा जेपी नड्डा पर नहीं गया और ना ही आगे जाएगा। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नड्डा साहब सुनो, तब सामने जो है वो हमें पता चलता है कि नड्डा भी सामने बैठ करके सुन रहे थे। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए, केवल 5 वर्षों के अंदर।
और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। अब बात केवल पैसे की भी नहीं है। चलिए, पैसा धनबल बहुत बार हार जाता है। बड़े करोड़पति आसामी वो चुनाव हार जाते हैं, और कोई बहुत जमीन पर काम करने वाला बहुत मामूली सा आदमी वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन उसमें केवल पैसा ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहां पर संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के नेता और कोषाध्यक्ष जो पैसा संभालने का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर होते हैं। 16 मार्च 2024 को चुनाव डिक्लेयर होते हैं लोकसभा के, और 13 फरवरी को कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। यानी 1 महीने पहले चुनाव डिक्लेयर होने थे, चुनाव की तैयारियां करनी थी, कहां कौन काम करेगा, कहां किस तरीके से काम होगा, इससे 1 महीने पहले खाते बंद कर दिए गए, सीज कर दिए गए। और केवल खाते नहीं सीज किए गए, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। यह चुनाव से ठीक पहले चल रहा था। इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया, और 23 मार्च को कांग्रेस के खाते जो है खोले जाते हैं। और इस बीच में इनकम टैक्स कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए कट कर लेती है, हटा देती है। बताइए आप, मतलब 210 करोड़ का नोटिस दिया, 135 करोड़ रुपए आपके काट लिए। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ, और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते। और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता, और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है, और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। अब कांग्रेस के जो ये नेता हैं, अजय माकन मंत्री रहे हैं और बड़े पॉपुलर आदमी हैं, और एक तरीके से आप यूं कहिए कि कांग्रेस की जो कोर टीम है उसमें ब्रेन का काम भी करते हैं कि कैसे किस तरीके से काम करना, कैसे किस तरीके से कहां से चीजें मैनेज करनी है। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक दिन एक उद्योगपति को फोन मिलाया, और एक उद्योगपति को फोन मिला करके कहा कि भाई उधर इतना पैसा दे रहे हो, हमें बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या चक्कर है? क्योंकि सबको सब पता होता है। आखिरकार चुनाव आयोग में बाद में जाकर के चीजें देनी पड़ती हैं, उसमें सबमिट करना पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि जो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, ये सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है 1 नंबर पैसे की। जो व्हाइट मनी है उसकी है ये चर्चा। बाकी जो ब्लैक मनी है, जो उधर से टेम्पो में भर करके पैसे आ गए, मोदी साहब कह रहे थे ना कि अडानी अंबानी का कौन सा धन है जो कांग्रेस को गया है। बाद में कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार में आप हैं, 2024 के चुनाव में मोदी जी ने खुद स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के पास में कौन सा काला धन अंबानी और अडानी का
वो टेम्पो भर भर करके जा रहा है। तो वो टेम्पो कहाँ है, वो काला धन कहाँ है, पता ही नहीं चला। खैर, तो उद्योगपति ने कहा कि साहब ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम चीजें मैनेज कर लेते थे, 60% आपको पैसा दे देते थे, 40% जो है वो उनको दे देते थे। और ऐसा ही होता है, कोई भी उद्योगपति है उसको काम करना है। उद्योगपति 20 रुपए 100 रुपए में से निकाल करके अलग रख देता है कि भैया ये पुलिस वालों के लिए है, ये पार्टी वालों के लिए है, ये चंदे के लिए है, ये धंधे के लिए है, ये सेटलमेंट के लिए है। वो 80 रुपए से जो काम करता है 20 रुपए हमेशा निकाल करके अलग रख देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया 20 रुपए में से पहले हम ऐसा करते थे कि 60% आपको दे देते थे, 40% उनको दे देते थे, लेकिन अब तो 60-40 का तो छोड़िए, 90-10 का भी छोड़िए, अब तो 90-95 का भी वो लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें ही दे दो सारा पैसा, ये 20 रुपए जो रखे हुए हैं वो भी दे दो और 20 रुपए भी निकालो, वरना ईडी और सीबीआई आ जाती है। सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को डिफेंस का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, नौकरियां भी देनी है, लोगों को खाने का भी देना है, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है। लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? यह समस्या है। और इसके बाद में एक और समस्या है, और वो सबसे बड़ी समस्या है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक तरफ जो है अमित शाह कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर आप अपील कर लीजिए, लेकिन उदाहरण के साथ में यहां पर अजय माकन ने कहा कि हरियाणा का चुनाव वो 5 अक्टूबर को जो है वो चुनाव में जब वोटिंग हुई उस दिन बताया कि 61% वोट डले हैं। फिर अगले दिन सुबह कहा कि 65% वोट हो गए हैं, 65% काउंटिंग हुई है। और जिस दिन गिनती हुई उस दिन 68% जो वो वोटिंग जो है बताई गई कि 68% वोटिंग हुई। 7% वोटिंग कैसे बढ़ गई? मतलब 1% में ही खेला हो जाता है। 7% वोटिंग बढ़ गई साहब, 7%। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट में गए तो 10 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सीसीटीवी जारी किया जाए, इनको सीसीटीवी जारी किया जाए 10 दिसंबर को। 45 दिन के अंदर अंदर हम कोर्ट में गए और फिर उसके बाद में जो है 20 तारीख को सरकार ने रूल ही बदल दिया, चलिए छुट्टी खत्म। जैसे कि आप लोग गए ना कि कहीं पर थाली लेकर के गए कि भैया चलो राशन बट रहा है तो हमें भी डाल दो, लेकिन जैसे ही देखा कि अपने आदमियों को राशन मिल गया तो उसके बाद में कह दिया कि राशन खत्म हो गया, खत्म, चलो निकलो, भगा दिया लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सुनिए, पहले जो सीसीटीवी फुटेज देने का जो रूल था वो 365 दिन का था, उसको घटा करके 65 भी नहीं छोड़ा, 45 कर दिया। अरे कम से कम 365 दिन को आप 65 में तो छोड़ देते, 45 में कर दिया। और उन्होंने कहा कि 45 दिन में संभव नहीं हो पाता, खुद मैं चुनाव लड़ चुका हूं। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने रात को देर रात डेटा रिलीज किया कि 61.19% की पोलिंग हुई। 6 अक्टूबर को अगले दिन वो 61.19% बढ़ करके 65.65% हो जाता। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो ये 68% हो जाता। सभापति महोदय, 61% से 68%, 7% काउंटिंग के अंदर और पोलिंग डे के अंदर वोट परसेंटेज एकदम से कैसे बढ़ गई? कोर्ट जाया जाता। कल मैंने अमित शाह जी की स्पीच लोकसभा वाली सुनी। उन्होंने कहा कि 45 दिन के बाद कोर्ट से आप आदेश करवा लीजिए, 45 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सीसी फुटेज सारी की सारी रिलीज करिए। लेकिन 20 दिसंबर को
सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने की जगह 10 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 93(2) का रूल चेंज करके हमेशा के लिए मना कर दिया कि अब ये सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दे सकते। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी? जब कोई गलत कार्य नहीं हुआ तो क्यों छुपाया जा रहा है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है? एक साल तक इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस एक साल की अवधि को कम करके 45 दिन कर दिया गया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। तो किस तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी? लोगों की शिकायत होगी तो कहां पे जाएंगे? और इसके बाद में जहां तक हमारी कोशिश है, जहां तक हमारी सरकार है, वहां पर हम हाथ पैर चलाने की कोशिश करते, लेकिन वहां देखिए आलंद का विधानसभा का जो है उदाहरण दिया कि आलंद के अंदर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में 6000 से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए और इसमें से 5994 वोट वो सीआईडी ने पाया कि वो एक ही कंप्यूटर से काटे गए थे, यानी एक ही जगह से काटे गए थे, फर्जी थे यानी एक तरीके से। यानी 24 वोट केवल सही कटे थे, बाकी 5000 से ज्यादा वोट, तकरीबन 6000 वोट ऐसे ही कट गए एक विधानसभा के अंदर। एक विधानसभा में इतने वोट मायने रखते हैं साहब। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि जब सीआईडी ने चुनाव आयोग को कहा कि ये वोट कौन से कंप्यूटर से कटे हैं, वो जरा कोड बता दीजिए, तो वो आईपी एड्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। सीआईडी ने कई बार लिखा लेकिन नहीं मिला और एसआईटी के अंदर बाद में पता चला कि 80-80 रुपए के अंदर वोट काट दिया गया, यानी आपके वोट की एक कीमत 80 रुपए लगा दी गई। यही नहीं, दूसरा एक उदाहरण कर्नाटक के अलंग का मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अलंग विधानसभा के अंदर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 6018 मतदाताओं के नाम के हटाने के आवेदन आते। बाद में यह पता चला, जब कंप्लेंट हुई, सीआईडी ने जांच किया कि 5994 आवेदन जाली है। 6018 में से 5994 ये किसके नाम थे? ये दलित और अल्पसंख्यकों के नाम थे। सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। चुनाव आयोग से सिर्फ एक छोटी सी जानकारी मांगी कि जिन कंप्यूटर से ये फर्जी फॉर्म भरे गए थे उनका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दीजिए। सीआईडी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जानकारी नहीं आई। बाद में एसआईटी गठित हुई तो यह पता चला 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब इसके बाद में अजय माकन आ गए सीधे ईसीआई पर, एम्पायर पर। वो कह रहे हैं कि अगर एम्पायर एक रंग की जर्सी पहन लेगा तो कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मार्च 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआई की नियुक्ति होगी तो उसमें एक प्रधानमंत्री का वोट रहेगा,
एक नेता विपक्ष का वोट रहेगा, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। सरकार अलग है, प्रधानमंत्री अलग है और एलओपी अलग है, और तीसरा वोट रहेगा सीजीआई का। लेकिन सरकार ने इसको भी जो है पलट दिया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इसके बाद में दिसंबर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीजीआई नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके एक मंत्री रहेंगे और उसके बाद में एलओपी रहेंगे। अब 2:1 हो गया, यानी 2 वोट 1 है, 1 वोट 1 है। कौन जीतेगा? किसी भी सूरत में 1 वोट वाला तो जीत ही नहीं सकता है। 100 साल तक क्या, 1000 साल तक क्या, 1 लाख साल तक भी अगर आप चुनाव करवाएंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जीत जाए, असंभव है। तो आपने एम्पायर को जो है अपनी तरफ कर लिया, फिर एम्पायर के ऊपर किसी प्रकार का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। यह भी जो आपने फुल इम्यूनिटी उसको दे दी। इम्यूनिटी का मतलब यही है कि आपने उसको पूरी ताकत दे दी कि भैया आप पर कोई हाथ नहीं डाल पाएगा। ना तो सिविल केस आप पर हो सकता है अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से आप पर कोई केस नहीं हो सकता है। अजय माकन कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो ये डर किस बात का है? सभापति महोदय, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। पूरे के पूरे चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता नहीं अक्षुण्ण रखी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा। अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ऐतिहासिक फैसला दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निष्पक्ष कमेटी को करनी चाहिए, ताकि सत्ताधारी पार्टी के अधीन कार्यपालिका को पूरी शक्ति ना दी जाए। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 की कमेटी होनी चाहिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और दिसंबर 2023 में कानून बदल करके चीफ जस्टिस को बाहर करके एक और कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। 2.1 से 2:1 से फैसला अगर करना है तो ये पहले से ही फैसला कर दिया जाता है, तो ये मैच फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? सभापति महोदय, यही नहीं, कानून बदल करके चुनाव आयुक्तों को किसी भी क्रिमिनल या सिविल एक्शन से टोटल इम्यूनिटी दे दी गई। चाहे वो कितना भी पक्षपात करे, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो डर किस बात का? अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो छुपाया क्यों जाता है? ट्रांसपेरेंसी क्यों हो रही है, क्यों रोकी जा रही है? अगर कोई गलत काम नहीं किया जा रहा तो इम्यूनिटी की क्या जरूरत है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। एसआईआर के ऊपर पूरे देश की बात है, आपने उसके ऊपर कंडीशंस लगाया है, मैं उसको फॉलो करूंगा। और इसके बाद में जो असली खेल है, पैसा डायरेक्ट बांटने का खेल। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को पैसा देना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि भैया आचार संहिता लगी हुई है, आप नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं को 1500 रुपए देना चाहते थे, कहा कि नहीं भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन बिहार में 10-10 हजार रुपए आचार संहिता के दौरान भी बढ़ते चले गए, लाखों महिलाओं को गए, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसा बांटा गया। अब भी चुनाव निष्पक्ष है क्या? बिहार के चुनाव हुए, क्या हुआ? जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार किसानों को मदद देना चाहती थी तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डंडा चला करके रोक दिया। हिमाचल में हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देना चाहती थी और फॉर्म भर रहे थे तो रोक लगा दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। बिहार चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद एनडीए सरकार ने 10,000 रुपया सीधे लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। विपक्ष करे तो रेवड़ी और आचार संहिता का उल्लंघन, और अगर पक्ष करे तो वो जन कल्याण, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, इसको ठीक करने की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। बात केवल इतनी ही नहीं है, इसके बावजूद चुनाव आयोग वो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। अब मशीन रीडेबल का मतलब सब समझ गए होंगे कि एक पन्ने के अंदर कितने नाम लिखे हुए हैं, उसको आपको एक एक करके चेक करना पड़ता है, उसको आप कंप्यूटर में लगा करके सीधा चेक नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर डिजिटल वोटर लिस्ट वो चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है, ताकि उसमें खट से पता चल जाए कि भैया कहां गड़बड़ी है, कौन से पेज में गड़बड़ी है, 1 सेकंड के क्लिक पर पता चल जाएगा अगर डिजिटल वोटर लिस्ट होगी तो। लेकिन आप तो ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं।
इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 10-20 साल पहले अखबार में रिजल्ट आता था 10वीं 12वीं का, तो रोल नंबर ऐसे लिखे हुए होते थे, ढूंढना पड़ता था ऐसे ऐसे उंगली कर कर के कि कहां पर हमारा रोल नंबर है, कौन पास वाला है कौन फेल वाला है। और फिर अब जो डिजिटली आ गया तो अब आप अपना केवल रोल नंबर भरिए और खट से आपका नाम आएगा, एक एक सब्जेक्ट का जो है सब कुछ पता चल जाता है। तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कर रहा है? इसके बाद में आईपी एड्रेस नहीं दे रहा है, 45 दिन के अंदर सबूत मिट जा रहे हैं। एक साल जो पहले होता था अब 45 दिन हो गया है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो कंप्यूटर की चीजें थी वो महंगी थी, आज सस्ती हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आप मिटा दे रहे हैं। आज तो केवल एक हार्ड डिस्क आप लेकर के आएंगे इतनी बड़ी, और उसमें कई साल का डाटा जो है वो भर लीजिए, सीसीटीवी की कई साल की फुटेज वो भर लीजिए, और फिर उसके बाद में आपने सरकार वही केवल जो है वो सरकार ही नियुक्ति करती है इलेक्शन कमीशन। कैसे संभव हो पाएगा? सभापति महोदय, आज चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर्स रोल देने से मना कर रहा है। आज चुनाव आयोग आईपी एड्रेस छिपा रहा है जो लोग वोट चोरी करते हैं। आज चुनाव आयोग 45 दिन के सबूत मिटा रहा है, 45 दिन के अंदर। आज चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। सत्ताधारी दल ईसी अपॉइंट कर सकता है, ईसी को कानूनी इम्यूनिटी दे दी गई। अगर लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नहीं बचाया गया तो यह सदन सिर्फ एक इमारत बनकर के रह जाएगा। आप इसे लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे, लेकिन रह जाएगा ये केवल ढांचा, क्योंकि इस मंदिर में ना तो कोई भगवान बसेंगे, ना होगा कोई देवी देवता, रह जाएगा केवल ढांचा। हमें याद रखना चाहिए, आप नियम बदल सकते हैं, आप अंपायर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। धन्यवाद। ये सारी बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव आयोग वो निष्पक्ष है या फिर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं बचे हैं। और अगर चुनाव इस तरीके से हो रहे हैं तो बताइए क्या फिर ऐसे में कोई विपक्षी पार्टी जीत सकती है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।